साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। पिछली क्लास जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की रही थी, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील किए थे। इसमें भी अपन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। विच वन इज नॉट ए फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन। आपको इनमें से उस वैक्सीन का नाम बताना है वो फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि नॉर्मली जो यहाँ पर जो आपके सामने वैक्सीन के ऑप्शन दे रखे उसके अनुसार देखा जाए तो जो फ्रीजर होता है, नॉर्मली फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, बिलो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर इसको सेल्सियस में अगर देखा जाए तो -18 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो BCG है आपकी, इसका जो नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है, ये कितने टेम्परेचर पर स्टोर की जाती है, तो इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर की जाती है। तो BCG है आपकी एक फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस इज। आपको मोस्ट कॉमन फॉर्म बता देंगे अर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, या फिर गाउट, या फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस। तो आपको बता देते हैं कि जो अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस का सबसे मोस्ट टाइप है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मोस्ट आपका क्या है, ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। मोस्ट आपका ये है। इसे डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज या फिर वी एंड टीयर अर्थराइटिस में भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज या फिर वियर एंड टीयर डिजीज नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, कोल डस्ट कोज विच डिजीज, यानी कि कोल के द्वारा होने वाली जो डिजीज है वो कौन सी कोज की जाती है, एंथ्रेक्स, डस्ट डिजीज, या फिर न्यूमोकोनियसिस, या फिर ब्रूसियोलिस। तो आपको बता देते कि जो कोल वर्कर्स होते हैं उनमें कॉमनली न्यूमोकोनियसिस है वो आपकी डिजीज है देखने को मिलती है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये एक प्रकार की ब्लैक लंग डिजीज़ होती है, यानी कि लंग्स को अफेक्ट करने वाली जो डिजीज़ होती है वो न्यूमोकोनियसिस होती है, जो किसकी वजह से अफेक्ट होते हैं, कोल के द्वारा जो कार्बन्स होते हैं उनके द्वारा अफेक्ट होते हैं। तो ये एक प्रकार की ब्लैक लंग्स डिजीज या फिर ब्लैक लंग भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है किसके साथ में, कोल डस्ट के साथ में, किसकी वजह से, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, उसकी वजह से आपको ये डिजीज हो सकती है। ये लगभग कॉमनली किस में देखने को मिलती है, जो कोल वर्कर्स होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, आशा हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच पॉपुलेशन इन रूरल एरिया, यानी कि जो गाँव की आबादी होती है, कितनी आबादी पर एक आशा काम करने के लिए वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको बता देते कि जो आशा है आपकी, नॉर्मली 1000 लोगों की जो पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो आपको सबसे पहले तो बताते हैं कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये किसके अंडर काम करती हैं, तो आशा नॉर्मली सोशल वर्कर है, वो NRHM के अंडर काम करती है। किसके अंडर, अंडर NRHM। ठीक है, 1000 की पॉपुलेशन पर आशा रेस्पॉन्सिबल होती है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी सेंटर्स वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम। आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं, आंगनवाड़ी जो सेंटर्स होते हैं, वो आपके कौन से प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे ICDS, ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्कीम्स, ये होता है आपका ICDS प्रोग्राम। इसके अंडर है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं वो भी इसी के अधीन होते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना, जो अभी जो प्रोग्राम है उसको, इस ICDS को किसके अंदर मर्ज कर दिया गया है,
तो मर्ज किस में कर दिया गया है, RCH एंड NRHM के अंडर में, उसके अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका ICDS के अंदर है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स है वो वर्किंग करते हैं। तो ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर, यानी कि भारत सरकार ने फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब अनाउंस की थी। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो लॉन्च कब हुआ था। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था आपका 1915 के अंदर, प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था 1952 के अंदर में। ठीक है, मतलब ये नेशनल फैमिली प्रोग्राम है, तो आपका लॉन्च तो हुआ था 1952 के अंदर, लेकिन जो इसके ऊपर एक नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी बनी थी वो आपकी कब बनी थी, 1983 के अंदर। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रोग्राम है 1952 के अंदर, पॉलिसी बनी थी 1983 के अंदर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, द JSY स्टैंड फॉर, यानी कि JSY क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या इसका काम है, कब ये लॉन्च हुई थी, ये सारी जानकारी आपको बता देते हैं। तो JSY का मतलब होता है जननी सुरक्षा योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब इससे रिलेटेड कुछ बात आपको बता दें कि जो जननी सुरक्षा योजना है वो लॉन्च हुई थी, कब हुई थी, 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च्ड। ठीक है, और एक होता है JSSK, यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आपका 1 जून 2011 को, जिसे ही किस नाम से जाना जाता है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपका JSY की फुल फॉर्म क्या है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। शिशु अलग है, सुरक्षा अलग है। ये आपकी लॉन्च हुई थी 12 अप्रैल 2005 को, जबकि ये हुआ था 1 जून 2011 को। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, प्रेजेंटली हु इज द डायरेक्टर ऑफ WHO, आपको WHO का प्रेजेंटली डायरेक्टर है इनमें से कौन है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार देखा जाए तो NNT कैनेटी और डॉक्टर टेड्रोस एडनहम, या फिर बिल गेट्स, या फिर हेनरिटा H4। तो आपको बता देते हैं कि जो NNT कैनेडी है ये आपकी आईसीएन की प्रेजेंटली डायरेक्टर है, जो प्रेजेंटली नहीं है, मतलब ये 2017 से 2021 तक थी, 2017 से 2021 तक। ठीक है, अब आईसीएन की प्रेजेंट में जो डायरेक्टर है वो कौन है, डॉक्टर पामेला किप्रियानो। ये कब से हैं, तो जुलाई 2022 से अभी प्रेजेंट में ये हैं, किसकी, आईसीएन की। तो ये एक फीमेल है। और आपको बता देते कि जो आपका यूनिसेफ है, यूनिसेफ के जो डायरेक्टर्स हैं जो आपके हेनरिटा H4, ये कब थे आपके जनवरी ये आपके किसके डायरेक्टर हैं, यूनिसेफ के। ये हैं आपके जनवरी 2022 से। ठीक है, ये आपके करंट में, मतलब जो डायरेक्टर है वो करंट के नहीं है, लेकिन अगर अभी का जो करंट का देखा जाए ये उस टाइम के थे, 2022 तक थे, जनवरी 2022 तक। लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो यूनिसेफ के जो डायरेक्टर हैं वो आपको बता देते हैं कैथरीन रसेल्स। ठीक है, ये एक प्रकार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अभी वर्तमान के अंदर यूनिसेफ के प्रेजेंट डायरेक्टर है कैथरीन रसेल्स। तो आपका WHO के डायरेक्टर का पूछा है, तो बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एडनम, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल बैरियर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग आर,
आपको इनमें से आर्टिफिशियल जो बैरियर मेथड्स होते हैं वो फैमिली प्लानिंग हेतु कौन कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना। ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ब्रेस्ट फीडिंग, नन ऑफ दीज, कंडोम्स एंड आईयूसीडीज। देखिए जो बैरियर मेथड होते हैं उनका एक्शन क्या होता है, वो कंट्रोल करते हैं किसको, ब्लॉक स्पर्म को है वो ब्लॉक कर देते हैं फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस। क्या काम होता है, ब्लॉक स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग दी यूट्रस, यूट्रस के अंदर जाने से पहले ही उनको ब्लॉक कर देते हैं। बैरियर मेथड का काम ये होता है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल है, आपको बता देते हैं। दो ऑप्शन तो आपके सामने दे रखे, कॉन्डोम्स एंड आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो एक होता है सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, और क्या होता है कॉन्डोम्स जो आपके सामने दे रखे हैं, और क्या होता है स्पर्मिसाइडल फोम, स्पॉन्जेज एंड फिल, ये होते हैं बैरियर मेथड के एग्जाम्पल। तो आपको आर्टिफिशियली मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्डोम्स एंड आईयूसीडी का यूज किया जाता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, व्हेन वाज एमटीपी एक्ट लेड डाउन, यानी कि एमटीपी एक्ट है वो कब बनाया गया था। तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अनुसार ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। 1971 के एमटीपी एक्ट को बनाया गया था, लेकिन ये जो एक्ट है पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था आपका 1971 के अंदर। ठीक है, और ये लीगलाइज्ड यानी कि कम इनटू फोर्स के अंदर, यानी कि प्रचलन में कब आया था 1972 के अंदर, यानी कि लीगलाइज्ड पूछे तो आपको 1972 आंसर देना, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पास कब हुआ था तो 1971 के अंदर हुआ था ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये मतलब फर्स्ट अमेंडेंट है 1875 एंड रिसेंटली अमेंडेंट कब हुआ था 2020 के अंदर। पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था तो 1875 के अंदर हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट, लेकिन रिसेंटली पूछे तो 2020 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 1971 है, वो आपका उस समय से लागू हुआ था, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था और लीगलाइज्ड रूप से प्रचलन में आपका आया था 1972 के अंदर। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, अंडर आरबीएस के हेल्थ स्क्रीनिंग इज डन अंडर ईयर्स ऑफ, यानी कि आरबीएस के जो हेल्थ है स्क्रीनिंग है वो कितने साल के बच्चों तक के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। किसके अंदर, आरबीएस के जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर जो हेल्थ की स्क्रीनिंग की जाती है कितने साल तक की एज के लिए की जा सकती है। तो अप टू 18 ईयर्स, यहाँ आपका डी आंसर करेक्ट है। आपको बता देते कि जो आरबीएस के हैं सबसे पहले ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2013 के अंदर फरवरी महीने के अंदर। ठीक है, और ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट एमिंग टू अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स टू कवर 4D, यानी कि 4D कौन कौन सी है वो बच्चों के लिए, एक तो है डिपिक्ट एट बर्थ, और क्या है डिजीज एज, तीसरा है डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो ये आपके आरबीएस के अंदर जो 4Ds होते हैं वो आपके हैं। पहला आपका डिपिक्ट एट बर्थ, दूसरा आपका डिजीजेज और तीसरा आपका डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूड डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो आपका ये जो करेक्ट आंसर है अप टू 18 ईयर्स तक के लिए स्क्रीनिंग की जाती है हेल्थ की अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर। लॉन्च कब हुआ था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाल कार्यक्रम, फरवरी 2013 से। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर है वो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस है कब रिपोर्ट हुआ था।
1975 के अंदर आपका यहाँ पर लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था इंडिया के अंदर। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन आपको बता देते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें कि स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस है वो रिपोर्ट कहाँ हुआ था। तो एक जगह का नाम है करीमगंज। ये करीमगंज कहाँ है आपका, ये असम के छाछर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, वहाँ पर है वो लास्ट केस हुआ था। कहाँ पर, 1975 को। 1975 की अगर डेट पूछा जाए तो 17 मई 1975 को लास्ट केस मिला था। और लास्ट केस अगर आपको पूछे कि इंडिया के अलावा वर्ल्ड में कब हुआ था, तो वर्ल्ड के अंदर कब रिपोर्ट हुआ था, तो 26 अक्टूबर 1977 को। कहाँ पर हुआ था, सोमालिया के अंदर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स को फ्री कब किया था, तो याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल पॉक्स फ्री कब किया था, तो 23 अप्रैल 1977 को, ठीक है। अगर पूछे कि WHO ने स्मॉल पॉक्स को फ्री फ्रॉम वर्ल्ड कब किया था, याद रखना 8 मई 1980 को, ठीक है। ये था आपका सी करेक्ट आंसर, जो कि लास्ट केस है वो इंडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ था 17 मई 1975 को। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च्ड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑन, यानी कि इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कब किया था। आपको बता देते कि दिसंबर 1995 को पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया ने लॉन्च किया था। किसकी मदद से, हेल्प ऑफ WHO की मदद से इंडिया ने किया था। अब आपको बता दें कि अगर आपको पूछे कि लास्ट रिपोर्टेड केस ऑफ वाइल्ड पोलियो इन इंडिया कहाँ पर मिला था, तो वेस्ट बंगाल एंड गुजरात के अंदर। कहाँ पर, लास्ट केस वेस्ट बंगाल एंड गुजरात के अंदर कब मिला था, ये 13 जनवरी 2011 को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर दिसंबर 1995 को इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था। किसकी सहायता से, हेल्प ऑफ WHO की। तो आपका ये थे कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे तो नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।